Hello, I myself Rajendra Kumar. I have done BTech from BITS Ranchi University. I have more than 20 years of experience teaching like NEET, JEE Mains, JEE Advanced, etc. लास्ट क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्लास लिया था और ढेर सारा न्यूमेरिकल भी मैंने कराया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाएं और राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करें, आपको मेरा सारा वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों की शिकायत है कि मैं वीडियो जो है लेट भेजता हूँ, बहुत लेट हो जाती है। तो इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो एक के बाद एक लगातार भेजता रहूँ। बस आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों को शेयर करते रहिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड पर आते हैं। तो इलेक्ट्रिक field is a region around a charged particle into which when another charge is brought in, it experiences electrostatic force. तो मान लेते हैं एक चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज Q है। अब इसका इफेक्ट जो है दूर दूर तक रहेगा। जहां पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखे तो उसके साथ इंटैक्ट करेगा। अगर सिमिलर चार्ज पॉजिटिव चार्ज वो भी है तो उसे रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसे अट्रैक्ट करेगा। तो जहां तक इसकी इफेक्ट है वहां तक के रीजन को हम बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेते हैं क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ये क्या हो गया? टेस्ट चार्ज। ओके। और ये साइज में कितनी ऊंची है? 10 to 0। जीरो नहीं है लेकिन 10 to 0 का मतलब वेरी वेरी स्मॉल। और Q जो है मच ग्रेटर देन Q0 है। क्योंकि हमें क्या है कि Q की फील्ड दिखती है ना कि Q0 की फील्ड दिखनी है। तो इसका भी फील्ड जनरेट होगा चारों ओर और इसका भी फील्ड जनरेट होगा। तो दोनों में इंट्रैक्शन दूसरे तरह का होने लगेगा। इसलिए Q0 को हमने बहुत स्मॉल रखा है ताकि इसकी फील्ड को कंसिडर न करें, सिर्फ ये चार्ज Q की कंसिडर करें। तो यहां पर तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे ही इन कराया तो ये चूंकि पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव फोर्स जो है रेडियली आउटवर्ड लगा। यहाँ पर चार्ज Q नॉट है तो बाहर की ओर लगा। उसी तरह कहीं भी इसके चारों अगर इसका रीजन है, जैसे यहाँ पर Q नॉट चार्ज रखा, इसका Q नॉट चार्ज यहाँ पर रखा तो यहाँ पर भी रेडियली जो है आउटवर्ड फोर्स अप्लाई किया। अब अगर एक नेगेटिव मान लेते टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो इसको रखने पर ये तुरंत अट्रैक्ट होकर सोर्स चार्ज के पास चला गया। तो Q को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करता है। सोर्स चार्ज नाम दिया हमने, सोर्स चार्ज। स्टैटिक चार्ज है ये, ठीक। तो इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी कोई चार्ज बॉडी को इसके फील्ड के अंदर लाएंगे इस तरह से, और आपको दिखाते हैं एनिमेशन के जरिए। जैसे ये है चार्ज, स्टैटिक चार्ज Q, ये यहाँ पर स्टे है, मतलब नॉट मूविंग हियर एंड देयर, एक जगह पर फिक्स है। अब इसमें जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रखते हैं Q नॉट तो रिपेल करके अपने फील्ड से बिल्कुल बाहर करना चाहेगा। इतना दूर जहां पर चार्ज Q का इफेक्ट जो है
चार्ज क्यू का इफेक्ट नील हो जाए। ओके, अब आगे देखें। जैसे ये है, ये कितना अच्छा लग रहा है जैसे सोर्स चार्ज क्यू जो है चारों ओर एक प्रकाश फैला रही है। एक्चुअली चारों ओर लाइन से शो किया है, लेकिन लाइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। जैसे मैग्नेट के केस में एक मैग्नेट के बगल में दूसरा मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट चिपक जाता है इससे या रिपेल होकर दूर चला जाता है, लेकिन क्या किस कारण से हो रहा है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो दिखाई नहीं देता है। तो उसको भी लाइन से शो करके दिखाएंगे जब मैग्नेट चैप्टर पढ़ाएंगे। इसे भी लाइन से शो करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई टारगेट चार्ज है या टेस्ट चार्ज है, तो उसको रिपेल करके कहाँ बाहर थ्रो करेगा, अपने फील्ड के बाहर। तो दो तरह के पॉइंट चार्जेज हुए, दो तरह के फील्ड हुए। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो किसी भी चार्ज को यहाँ रखेंगे तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, राइट। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Q0 यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियल होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, इसे बहुत नाम दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ही सिंपल कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे डिफाइन करिए, तो किसी भी चार्ज को रिपेल कर देगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि Q0 चार्ज है, ठीक। तो इसकी वैल्यू को या तो +1 के बराबर करो कि +1 चार्ज रखने पर कितनी फोर्स लग रही है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। या दूसरा तरीका ये है, यहाँ अगले पेज में बता रहे हैं कि E at a point is equal to electrostatic force experienced by a unit positive charge। तो ये है Q0। तो कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा यहाँ फिगर हम जैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर सोर्स चार्ज Q है, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं Q0 चार्ज है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा Q0 चार्ज पर, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फोर्स एक्सप्रेस बाय यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पता लगाना हो, जस्ट समझो कि वहां पर +1 चार्ज प्लेस्ड है, ठीक। और उसकी वैल्यू जो निकालेंगे E की, अभी आगे के सेक्शन में बताएंगे कि E की वैल्यू क्या होगी। तो वहाँ E की वैल्यू निकाल कर बता सकते हैं कि कितना होगा। अब बाई डिफिनेशन E हो गया फोर्स एक्टिंग अपॉन Q0 चार्ज, सो फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम। फोर्स है तो फोर्स का न्यूटन, और ये हो गया न्यूटन पर कूलम। अगर इसका डायमेंशन देखना चाहे तो इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट देना पड़ेगा। जैसे बताया था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, I/T। तो Q की डायमेंशन क्या हो जाएगी, I का एम्पियर और टाइम का T, तो AT हो गया, ठीक। तो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई,
तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। तो ये क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन अपॉन चार्ज का डायमेंशन। तो चार्ज का क्या हो गया डायमेंशन, 80। फोर्स का क्या होता है आप जानते हैं, mL/T−2, और ये डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 80। तो ये क्या हो जाएगा, mL/T−3 हो जाएगा, एम्पियर इनवर्स 1। तो ये हो गया डायमेंशन। अब लाते हैं कि मान लेते हैं पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मान लेते हैं एक क्यू चार्ज प्लेस्ड है यहाँ, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई बाहरी चार्ज लाएंगे तो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो देखिए मान लेते ये पॉइंट है, ये पॉइंट पर क्या फोर्स क्यू लगाएगा, तो इसको मान लें +1 चार्ज है, +1 चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है वही हो गया E। ये मैंने बताया था फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो E जानते ही हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो F चार्ज कितना लगेगा, फोर्स कितना लग रही है, तो Q0E। ओके, तो E की वही डायरेक्शन है जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हमने मान लो टेस्ट चार्ज रखा, यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा, तो उस पर फोर्स कितना इम्पोज होगा, तो ये QE के बराबर हो जाएगा, राइट। इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। ठीक, अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहें, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, मान लेते हैं सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव मान लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर एक सर्टेन पॉइंट पर हमने चार्ज Q0 रखा, तो ये कहाँ जाए, यहाँ, और इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है, Q0E। इसको माइनस साइन देंगे क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके कंपैरिजन में। तो ये -Q चार्ज का फील्ड हुआ। अब आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं। तो सुपरपोजिशन को समझने के लिए मान लेते हैं कि एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर चार्ज प्लेस है Q4 और इसके सराउंडिंग में चार्ज है Q1, Q2, Q3। तो इन तीनों चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर क्या होगा, तो इसका नियम है कि Q1 चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, पहले वो निकालिए। मान लेते ये E1 है, E1 है। Q2 चार्ज कितनी फोर्स अप्लाई करेगी, ये मान लेते हैं E2 है, और Q3 कितनी फोर्स अप्लाई करेगी Q4 पर, ये E3 है, राइट। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो वेक्टर के रूप में अगर लिखेंगे तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F4, FQ पर टोटल फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q4 at the point where charge Q4 is placed। तो यहाँ EP ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ फोर्स
इलेक्ट्रिक फील्ड, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 प्लस E3, ये क्या होगा? वेक्टर सम। इसको क्या कहेंगे? वेक्टर सम। यानी अगर मैग्नीट्यूड पता भी हो, E1 E2 E3 की मैग्नीट्यूड पता हो कि कितना न्यूटन पर कूलम जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, तब भी इसको वेक्टर के तरीके से वेक्टर सम निकालेंगे। तो ये जो समेशन ई आई है, ये यही कर रहा है कि जितने भी डिस्क्रीट चार्ज हैं उसके कारण ये क्या हो जाएगा? ई आई की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस आई की वैल्यू 2 रखते हैं तो E2 हो जाएगा। और सब समेशन दिया हुआ है, साइन समेशन मतलब सबको सम अप करते जाएं, प्लस E3 एक्सेट्रा। तो इसको आई को लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने 3 फोर्स कंसीडर किया है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आई की वैल्यू 1 2 3 है यहाँ पर। तो अब आते हैं, ये क्या लिखा है इसको पढ़ के आपको बताते हैं। E obeys superposition principle, that means the field intensity at a particular point due to a system of charges, जैसे कि Q1 Q3 Q1 Q2 Q3 is a vector sum of field intensity due to individual point charge। तो ये हो जाएगा E1 E2 E3। हाँ, एक खास बात बता देते हैं कि ये Q1 Q2 पर भी फोर्स अप्लाई करेगा, Q3 पर भी करेगा, उसी तरह Q3 भी Q1 पर और Q2 पर, मतलब ये आपस में फोर्स अप्लाई करेंगे। तो उस फोर्स को नहीं कंसिडर करता, ये आपस में एक दूसरे पर क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये पॉइंट P पर जो Q फोर्स चार्ज रखा है उस पर क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। ओके, सिर्फ इसको देखना है, ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, ये सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इंडिविजुअली Q1 के कारण Q4 पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, Q2 के कारण E2 और Q3 के कारण E3, और तीनों का वेक्टर सम। क्लियर हो गया? तो अब एक जनरलाइज्ड मेथड बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। पहले फोर्स की कैसे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे फोर्स को। तो सबसे पहले ब्रिंग इन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। सबसे पहले Q0 चार्ज को इन मतलब इनसाइड द फील्ड लाते हैं। फाइंड फोर्स ऑन Q0। फिर E क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाई दैट चार्ज Q0। ओके, तो इसे हम पढ़ेंगे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये डिटरमाइन करेंगे। अब F की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो F क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 है Q, Q2 है Q0 बाई आर स्क्वायर, एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम Q, मतलब Q से अवे है फील्ड की फोर्स की वैल्यू। तो इस एक चीज हमेशा ध्यान देना कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर होता है। उसी तरह E भी लाइकवाइज क्या हो जाएगा? E भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर होगा। तो ये पॉइंट का कंसीडर करना पड़ेगा कि इस पॉइंट की फील्ड, अगर हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 10 माइक्रोकूलम है, तो इसका मतलब हर पॉइंट पर नहीं है। जब तक ये नहीं लिखा रहे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब तक उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे हम। तो ये पॉइंट सिलेक्ट किया है, तो इस पॉइंट पर ही फोर्स कंसीडर करेंगे, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। अब E इक्वल टू F बाई Q0 हुआ, तो KQ बाई आर स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया ये Q0 के साथ, ये तो फोर्स हो गया। एक सेकेंड, तो E हो गया, नहीं, ये F हो गया KQ Q0 बाई आर स्क्वायर, और ये जो Q0 है
वो ये है क्यू नॉट। अब हमने डिवाइड कर दिया तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेक्टर सम के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेक्टर डायरेक्शन हमने दे दिया। अब यूनिट वेक्टर कहाँ लिया गया है, आर के लॉन्ग। आर को हम वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। यूनिट वेक्टर क्या मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर आर, उसे मल्टीप्लाई कर दें। अब यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ तो दो आर पहले से है, आर स्क्वायर पहले से है, अगर इसकी वैल्यू रखेंगे आर बाई आर क्यू, आर बाई आर, तो ये क्या हो जाएंगे आर क्यू, ये कितना हो जाएगा आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वेक्टर फॉर्म में के क्यू अपॉन आर क्यू वेक्टर आर, राइट। वर्क्स फॉर बोथ क्यू ग्रेटर देन जीरो, मीन्स क्यू पॉजिटिव है उसके लिए भी ये वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्यू लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव है तो उसके लिए भी करता है। और जैसा डायरेक्शन के बारे में क्या बताएं आप तो जानेंगे, रेडियली अवे फ्रॉम क्यू इफ क्यू इज पॉजिटिव, रेडियली टुवार्ड्स क्यू इफ क्यू इज नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो। अब हमें जो है बहुत सारे शेप में अलग अलग दिए रहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये लाइन दिया हुआ है, बोल रहा है इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो इसके कारण आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या कभी रिंग दे देगा। क्वेश्चन में आते हैं कि रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या कहीं डिस्क दे दिया हो, ये डिस्क है। रिंग में तो सिर्फ सरकमफ्रेंस पर मास रहते हैं, डिस्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहता है। तो हमें अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कैसा करें, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है, ये डिस्क से, ये डिस्क है जैसे इसमें है, जैसे ये रिंग है, रिंग के सेंटर में निकालना चाहते हैं, ये रिंग से अवे निकालना चाहते हैं, तो कैसे होगा, कूलम्ब्स लॉ तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए है, सिर्फ कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेज के लिए है। तो इसको हम ऐसा, तब इस केस में हम क्या करेंगे, पहले बाकी सबको हटा देते हैं, यहाँ देखिए क्या करेंगे कि जो हमें सेगमेंट दिया गया है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया है, मतलब हर पार्टिकुलर एरिया में या पार्टिकुलर पॉइंट पर सेम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, राइट, सेम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, तो एक एलिमेंटल लेंथ का या एलिमेंटल एरिया का हम चार्ज कंसिडर करेंगे। मतलब ये मानेंगे कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने पढ़ा था या रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा था कि सब अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बने हैं, तो समझिए कि ये जितने हैं अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बने होंगे ये शेप, और ये चार्ज है, तो हर पार्टिकल पर स्मॉल चार्ज डी क्यू है, जैसे यहाँ डी क्यू है, एक यहाँ कंसिडर किया ये भी डी क्यू है, एक यहाँ कंसिडर किया तो डी क्यू है। तो एक के कारण मान लेते डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी, ये भी डी लिखा है, डी मतलब वेरी वेरी स्मॉल, तो जब ये पॉइंट चार्ज वेरी स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। और जैसा कि ई के बारे में आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सोर्स चार्ज मान लेते हैं क्यू मान लिया फिलहाल, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर। तो इस केस में क्या मानेंगे, ई इज इक्वल टू मानेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह पर डी क्यू बाई
आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो ये ई को हम डी ई लिखेंगे, क्योंकि जब स्मॉल चार्ज हमने पॉइंट चार्ज के रूप में वर्क कर रहा है अब ये, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डी हुआ। टोटल निकालना है तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब हुआ कि डी प्लस डी प्लस डी, बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे डी डी होंगे, तब तक रहेंगे जब तक ये पूरा शेप कवर न कर ले। यानी डी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, या डी क्यू इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर आर। तो अब टोटल फील्ड निकालना है, तो टोटल फील्ड मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, इंटीग्रेट का मतलब ये होता है समेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये किया है ना, ये हो गया समेशन ऑफ ऑल चार्जेज। मतलब इंटीग्रेशन साइन देने का मतलब ये हुआ, इंटीग्रेशन डीई देने का मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा डीई एक एलिमेंट के कारण, दूसरे एलिमेंट के कारण डीई, तीसरे एलिमेंट के कारण फिर डीई, यानी अप टू जहां तक ले सके, जितना दिया हुआ है जितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह लिख सकते हैं, डी आई इंटीग्रल कितना, आई की वैल्यू 1 से लेकर मान लेते एन पार्ट में ब्रेक के इक्वल सरफेस में। तो ये हो गया आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन, मतलब एन पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है डी। तो कूलम्ब्स लॉ अब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डी क्यू स्मॉल लिया है हमने, तो पॉइंट चार्ज के बराबर ही है, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट हमने अलग अलग करके इसको माइक्रोस्कोप से समझो कि देख के सारे पार्टिकल नजर आ रहे हैं, और एक सिंगल पार्टिकल लिया है जो पॉइंट चार्ज है, तो उसका चार्ज बहुत स्मॉल होगा पूरे बॉडी के कंपेरिजन में, वो है डी क्यू। तो ये हो गया समेशन ऑफ डी ई, यानी इसे तो ये भी लिख सकते हैं, अभी भी हमने बताया, फिर से लिख सकते हैं। समेशन डी का मतलब वही हुआ डी ई आई, आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू एन। तो इसी को इस तरह लिखा जाता है। इस साइन को इंटीग्रल साइन से रिप्लेस करते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है, सम निकालना। तो यहां से इसको इंटीग्रेट किया तो क्यू को बाहर रख दे, जो जो वेरिएबल है अंदर रख दे, के बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, के बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये शेप हमने यूं ही उठाया है, तो कुछ डिफिनिट शेप जिसके बारे में हम जानते हैं, उसके लिए 3 टर्म डिफाइन करेंगे। पहला हो गया, अच्छा इस तरह का डिफरेंस, एक तो पॉइंट चार्ज खुद है, ठीक, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इस पॉइंट पर मान लेते हैं है। लेकिन इसके लिए क्या करें, तो इसे लाइन सेगमेंट डीएल के रूप में ब्रेक करना, एक छोटा सा लेना पड़ेगा डीएल सेगमेंट, ठीक। उसके कारण यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसमें चार्ज कितना कंसिडर करेंगे, बिल्कुल स्मॉल चार्ज डी क्यू। ओके, इसमें भी यही करेंगे, डी ये सरफेस चार्ज है तो इसमें डी क्यू चार्ज कंसीडर करेंगे एक छोटे से एरिया पर। उसी तरह वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मतलब पूरा अंदर तक चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो लाइन चार्ज क्या होता है, इसे यहाँ पढ़ लें। जैसे ये है लाइन चार्ज, जैसे एक पेंसिल मान लो, एक पेन मान लो, एक रॉड मान लो, एक रॉड मान लो, उसकी थिकनेस 0 है, सिर्फ लेंथ वाइज, यानी बहुत पतला वायर की तरह है, बहुत पतला वायर की तरह है, सॉलिड वायर की तरह, तो इसको लाइन चार्ज कहेंगे। तो एक नया नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, आप अच्छी तरह समझना। जैसे लाइन
जैसे लाइन चार्ज डेंसिटी। तो व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली अलोंग द लाइन देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक नया टर्म यहाँ डिफाइन किया है, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये हो जाएगा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ अपॉन टोटल लेंथ एल। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा। हाँ, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो उस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो यहाँ से एक लैम्डा मिला, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। अब उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, तो इसके लिए सिग्मा यूज करते हैं। ये होता है एक पार्टिकुलर एरिया हमने लिया, उसका एरिया कितना है मान लेते हैं ds है, ठीक। तो लैम्डा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेमिना, या ये जो दिया गया है शेप पार्टिकुलर एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यूब अपॉन इसकी एरिया, टोटल एरिया जो भी हो, तो ये हो गया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर ए पार्टिकुलर एरिया देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू, जो इसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अपॉन एरिया ए जिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, जैसे मतलब इस तरह का सॉलिड स्फीयर है, और पूरे सरफेस पर इसका चार्ज या इनसाइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड स्फीयर है ये, ठीक। तो उसके लिए रो शब्द यूज करते हैं। ये क्या हो गया, रो, इसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर ए पार्टिकुलर वॉल्यूम देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसका यूनिट हो गया कूलम पर मीटर क्यूब। और अगर एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी कंसिडर करेंगे। तब यहाँ देखें, ये एक रिंग है, तो ये क्या है, रिंग को अगर ब्रेक कर दें तो एकदम ओपन इसका लेंथ बनेगी, तो इसे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज यूज होगा। यहाँ लैम्डा क्या हो जाएगा, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टोटल चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लेते हैं, इसके सरकमफ्रेंस पर चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू अपॉन एल, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर, राइट। अब यह सरफेस, तो सरफेस में डिस्क है ये, तो डिस्क है, तो डिस्क के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो ये रिंग था, इसके सिर्फ सरकमफ्रेंस पर था चार्ज, और ये पूरे बॉडी पर है चार्ज। तो इसका एरिया कितना होता है, सर्किल में है, सर्कुलर फॉर्म में है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें सिग्मा यूज करेंगे, सिग्मा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये है स्फेरिकल बॉडी, सेल है ये, यानी अंदर से खोखला है, केवल जैसे सरकमफ्रेंस पर होता है उसी तरह ऑन द सरफेस पर सिर्फ चार्ज है, सिर्फ सरफेस पर चार्ज है, ठीक। तो ये सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी ऑन द एरिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरिया है। लेकिन इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। अब सॉलिड स्फीयर है,
तो सॉलिड स्फीयर में हर जगह आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड, सब जगह चार्ज है। तो इसमें हमको एक छोटा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर रो यूज करेंगे, रो फॉर वॉल्यूम। फॉर वॉल्यूम ये हो जाएगा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यू, राइट। अब ये एक लास्ट टॉपिक है जिसको अच्छी तरह समझ लीजिए। ये लाइन चार्ज है पहले तो, ठीक। इस लाइन चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स पहले पता लगाना है, और फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो पता लगाना है। इसके बाद ये एरिया वाइज जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक स्क्वायर प्लेट है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्मॉल इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालने के लिए तो ds कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर E और F की वैल्यू क्या होगी। उसी तरह वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज लेंगे, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर E और F निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक चीज सिंपल एक बता, मान लीजिए लैम्डा है, एलिमेंट का देख रहे हैं, एलिमेंट का चार्ज dq है, वो ds एरिया या dl लेंथ पर है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज dq फॉर स्मॉल एलिमेंट dl जो यहाँ कंसिडर किया है, उसके लिए क्या हो जाएगा लैम्डा dl, राइट। तो dq क्या हो गया लैम्डा dl, जहाँ लैम्डा तो आपको पता ही क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो df क्या होता है 1/4πε0 q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो q1 q0 हो गया, ये देखिए q0 और dq के बीच फोर्स निकालना है, तो dq बाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कांस्टेंट पार्ट को थोड़ा सेपरेट कर लिखे, 1/4πε0 और q0, और dq के जगह पर क्या प्लेस करेंगे लैम्डा dl। तो यहाँ से जो कांस्टेंट है बाहर कर दिया, q0/4π, और इसका इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि df फोर्स था, df को जब इंटीग्रेट करेंगे तब ना टोटल, अगर df को इंटीग्रेट करेंगे तभी ये टोटल फोर्स f निकलेगा, कैलकुलेट होगा। तो ये हो गया लीनियर इंटीग्रल लैम्डा dl, dq चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर आर, ये f हो गया। अगर इसी में एक चीज जोड़ देते हैं, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना होता तो इस केस में केवल Q0 नहीं होगा, ये सिंपली बाकी जितना है सब हो जाएगा। जैसे E निकालना होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाता है 1/4πε0, Q0 हट जाएगा क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो Q0 + 1 हो गया। यहाँ से इंटीग्रल लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, राइट। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ आपको फोर्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए फोर्स भी निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ साथ निकाल रहे हैं। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो dq चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, मतलब ये हुआ कि यूनिट, ये तो ऑब्वियस है कि आप समझ गए, इसको और समझाने की जरूरत नहीं है। सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, f क्या हो गया Q0/4π सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds बाई आर स्क्वायर आर। तो यहाँ अगर E निकालना हो तो बाकी सब सेम होंगे, ये 1 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे, तो E की वैल्यू निकल आएगी। उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, dq इक्वल टू रो dv हो गया चार्ज dq स्मॉल चार्ज। तो यहाँ से f निकालेंगे तो
Q0/4πε0 और दूसरा चार्ज क्या हो गया, ये DQ कितना है, रो dV, तो रो dV हो गया अपॉन r² यूनिट वेक्टर r क्या डायरेक्शन में है। ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। अब यहाँ से E निकालना हो तो सिर्फ Q0 नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा। ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV बाई r² यूनिट वेक्टर r। ये तो थोड़ा साफ साफ कर दें, ये हो जाएगा रो dV बाई r²। बस यही तक क्लास है आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक इट, सब्सक्राइब इट इफ यू लाइक माय वीडियो। और एक बार फिर बता देते हैं, अगर आप मेरा पुराना दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाए, राजेंद्र सर फिजिक्स, राजेंद्र सर फिजिक्स, अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो मेरे सारे पुराने वीडियो मिल जाएंगे और रिवीजन आप कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। ओके बाय।